दोस्तों 1956 में जब फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भारत आए थे तो बंगाल के गवर्नर ने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने ये पूछा कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिया में कोई भी बड़ी आंदोलन नहीं हुई, फिर भी भला उन्होंने भारत क्यों छोड़ा जबकि वो भारत में कई और साल बहुत आसानी से राज कर सकते थे। तो क्लेमेंट एटली ने यह कहा कि उनके भारत छोड़ने का सबसे बड़ा कारण एक ही इंसान था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों भारत की आजादी की कहानी हम सबको पढ़ाई जाती है, हम सबको गांधी जी के सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया जाता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को यह बताया जाता है कि नेताजी के आजाद हिंद फौज ने किस तरह से पूरे भारत में स्वतंत्रता की लहर ला दी, जिसकी वजह से भारत को आजादी मिली। तो इसलिए दोस्तों आज हम भारत की आजादी की वो कहानी सुनेंगे जिनको इतिहास की पन्नों से कई बार मिटाने की कोशिश की गई। आज हम ये जानेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे और किस तरह से इस महान इंसान ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया भारत की आजादी के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम जानेंगे भारत की आजादी की असली कहानी। तो जो भी सारी कहानियां मैं बता रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनो, और अगर तुम भी ये चाहते हो कि हर भारतीय को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मालूम पड़े तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। दोस्तों 1897 में जब नेताजी का जन्म हुआ था तब ब्रिटिशर्स भारत को ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से लूट चुके थे। भारत में कई सारे फेमाइन्स आ चुके थे जिसमें लाखों लोग भूख के मारे मर रहे थे, और बहुत कम भारतीय ऐसे थे जिनको सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन और जिनके पास पैसे थे। नेताजी की फैमिली इन्हीं कुछ अमीर फैमिलीज में से एक थी, और बहुत ही आसानी से नेताजी को बचपन से एक लग्जरियस और एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने का मौका मिला। लेकिन जैसे जैसे नेताजी बड़े होते गए वो स्वामी विवेकानंदा के बुक्स पढ़ने लगे और अपने आसपास होने वाले अन्याय को समझने लगे। उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज किस तरह से भारत में आकर भारतीयों को नीचा दिखाते थे और अपने ही देश में आकर डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड ऐसे बोर्ड्स लगाते थे। उसके बाद 19 साल की उम्र में जब नेताजी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो मिस्टर ओ नाम के एक प्रोफेसर ने कुछ इंडियन बच्चों को जोर से धक्का मारा एंड उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उस समय इंडियंस की छोटी सी छोटी भूल पर भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इसकी वजह से भारतीय नागरिक जितने भी थे वो कभी आवाज उठाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन नेताजी तो नेताजी थे। जैसे ही उनको इस खबर के बारे में समझ आई तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने पूरे कॉलेज में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर दी और यह कह दिया कि जब तक मिस्टर ओ बच्चों से माफी नहीं मांगते तब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। पहले 1-2 दिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया कलकत्ता में स्ट्राइक की खबर फैलने लगी और मिस्टर ओ को कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए बच्चों से माफी मांगनी पड़ी। तो तुम समझ रहे हो, जिस 19 साल की उम्र में मेरे और तुम्हारे जैसे लोग इस आजाद हिंदुस्तान में अटेंडेंस के डर से कॉलेज में बैठे रहते हैं, उसी 19 साल की उम्र में नेताजी ने ब्रिटिश राज के टाइम एक ब्रिटिश प्रोफेसर को हिंदुस्तानी बच्चों से माफी मांगने को लगाया। एंड इससे कलकत्ता में हर भारतीय स्टूडेंट में एक अलग जोश आ गया एंड पूरे कलकत्ता में नेताजी की खबर फैलने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद यह समझ आया कि मिस्टर ओ ने फिर से बच्चों को धक्का मारा, लेकिन इस बार बच्चों ने मिस्टर ओ को एक लगा के दिया और उनको इतना पीटा कि सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। और जब कॉलेज की कमेटी ने नेताजी को सामने खड़ा कर यह पूछा कि क्या यह सच है कि बच्चों ने मिस्टर ओ को पीछे से धक्का मारकर नीचे गिराया, तो नेताजी हंसकर बोले, नहीं सर, ये तो बिल्कुल झूठ है, हमने तो सामने से थप्पड़ लगाया और सामने से इनको नीचे गिराया। एंड ये बात को नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सच है। ये सुनकर कॉलेज की कमेटी का दिमाग खराब हो गया एंड नेताजी को रस्टिकेट कर दिया। और दोस्तों उस दिन प्रेसिडेंसी कॉलेज और पूरे कलकत्ता को यह बात समझ आ गई कि उस अंग्रेज के पिंजरे में एक आजाद परिंदा घुस आया था, और ये बात पूरे देश को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसके बाद नेताजी ब्रिटेन चले गए ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। दोस्तों उस समय ICS को दुनिया के कुछ टफेस्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता था, जिसको क्रैक करने के लिए लोग 2 से 3 साल लगा देते थे। लेकिन अपने नेताजी इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने पढ़कर ICS की एग्जाम क्लियर कर दी, और जैसे ही उनके फैमिली मेंबर्स को लगा कि अब नेताजी सेटल हो गए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ICS की पोजीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आजादी की लड़ाई थी जहां पर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और एक्टिव पॉलिटिक्स में पूरी तरह घुसने लगे। और यहां पर आने के बाद भी नेताजी की नॉलेज और पर्सनालिटी की वजह से वो पॉलिटिक्स में इतने रफ्तार से आगे बढ़ने लगे कि कुछ ही साल में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। एंड व्हेन ही वन द कांग्रेस इलेक्शंस
He was standing against Dr. Pattabi, who was a candidate backed by Gandhi ji himself. लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, नेताजी और गांधी जी के आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा अलग थे। गांधी जी अहिंसा से आजादी पाना चाहते थे और नेताजी का यह मानना था कि आजादी मांगी नहीं, छीनी जाती है। उसके बाद जैसे जैसे वो पार्टी में प्रेसिडेंट बनकर काम करने लगे, उन्हें यह एहसास हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी में रहकर गांधी जी के आइडियोलॉजी से कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने के बाद भी 1939 में नेताजी ने रिजाइन कर दिया और अपना रास्ता अलग खोजने के लिए नेताजी बाहर निकले। और यहीं से शुरू होती है नेताजी की हिस्टोरिक जर्नी टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। दोस्तों 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। एक तरफ हिटलर यूरोप में आतंक मचा रहा था और दूसरी ओर जापानीज आर्मी एशिया ही नहीं बल्कि सीधे यूएस के साथ लड़ने की तैयारी कर रही थी। और ब्रिटिशर्स की हालत हिटलर के हमलों की वजह से इतनी खराब हो गई कि वो अपने कॉलोनीज तो दूर बल्कि अपना खुद का देश बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और इसी मौके का फायदा नेताजी उठाना चाहते थे। उन्होंने ये देखा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो ब्रिटेन की जितनी भी सारी आर्मी थी वो पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और इंडिया में बहुत कम ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो कि इंडिया को राज कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि पूरे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिर्फ ऊपरी लेवल पे यानी कमांडर्स और जनरल के लेवल पे ब्रिटिशर्स थे और नीचे जितने भी सारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स थे वो सारे के सारे इंडियंस थे। And as far as my research is concerned, when there were 40,000 British soldiers in India, we had 2.5 million, as in 25 lakh Indian frontline soldiers. And नेताजी का ये मानना था कि अगर हमने किसी तरह से उन 25 लाख सोल्जर्स को एक साथ ला दिया और एक रेबेलियन क्रिएट कर दिया तो ब्रिटिशर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इंडिया छोड़ने के अलावा। और इसी रेबेलियन को क्रिएट करने के लिए उन्हें चाहिए था एक बहुत बड़ा पुश। यहां पर आती है नेताजी की इंटरनेशनल रिलेशंस की स्ट्रैटेजी। नेताजी का यह मानना था कि जो मेरे दुश्मन का दुश्मन वो मेरा दोस्त। और नेताजी ब्रिटिश की दुश्मनी जो कि थी जापान से, जर्मनी से, रशिया से, इनका फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स को अटैक करना चाहते थे। तो इसलिए 17 जनवरी 1941 रात के 1:30 बजे नेताजी पठान का वेश धारण करके भाग जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से नेताजी जाते हैं रशिया और जब रशिया में उनको कोई खास मदद नहीं मिलती वो जाते हैं जर्मनी एंड जर्मनी में वो मिलते हैं एडोल्फ हिटलर से। लेकिन कुछ समय बाद नेताजी को ये एहसास होता है कि एडोल्फ हिटलर उनकी कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो जाते हैं जापान। अब दोस्तों जापानीज आर्मी का ऐसा सीन था कि वो ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी इंडिया में अटैक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यूज किया। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है? जब भी दो देश वॉर लड़ते हैं तो जो देश वॉर जीतता है वो देश हारने वाले के सोल्जर्स को प्रिजनर्स बना के यानी कैदी बना के रख लेता है। और जितने भी सारे ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो कि जापानीज आर्मी के पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनकर ठहर रहे थे वो सारे इंडियंस थे। तो जापानीज आर्मी ने क्या किया, उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर एक आर्मी यूनिट खड़ा कर दी जिसका नाम पड़ा आजाद हिंद फौज, दैट इज द इंडियन नेशनल आर्मी। और 1943 में जब नेताजी जापान गए तब उन्होंने आजाद हिंद फौज को टेक ओवर किया। और जब नेताजी आए तब उन्होंने ये देखा कि फौज में बिल्कुल मोटिवेशन नहीं थी और आधे से ज्यादा सोल्जर्स तो ऑलरेडी फौज छोड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही नेताजी आए उन्होंने दिन रात एक कर दिया फौज को जमा करने के लिए। और नेताजी ने उसके बाद से बहुत सारे स्पीचेस देना स्टार्ट किए जिसके बाद सोल्जर्स में आजादी के लिए एक जज्बा पैदा हो गया। और देखते ही देखते नेताजी के स्पीचेस की वजह से आजाद हिंद फौज 40,000 लोगों की यूनिट बन गई। और इस यूनिट में एक लेडी रेजिमेंट भी थी जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जिसकी कमांडर थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। और दोस्तों यहीं पर नेताजी ने अपने फौज से कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दोस्तों यहीं पर नेताजी को 3 काबिल कमांडर्स मिलते हैं जिनका नाम था प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। और ये 3 वीर योद्धा आईएनए को जापान से लेके आते हैं म्यांमार, म्यांमार से लेके आते हैं कोहिमा, कोहिमा से लेके आते हैं इम्पाल और यहीं पर होती है बैटल ऑफ इम्पाल बिटवीन ब्रिटिश सोल्जर्स एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। और यहां पर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इंडियन नेशनल आर्मी और जापानीज आर्मी दोनों भी बहुत ही बुरी तरह से हार जाती है। और यहीं पर खबर आती है कि नेताजी एक प्लेन क्रैश में मारे गए। और ये खबर सुनकर पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ इम्पाल आईएनए के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है अदर दैन टू सरेंडर टू द ब्रिटिश आर्मी।
और दोस्तों यहां पर नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक यानी 1945 तक इंडिया में किसी को यह पता ही नहीं था कि उनके लिए इंडियन नेशनल आर्मी बन रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही चालाकी से न्यूज एंड मीडिया सोर्सेज को सेंसर कर दिया ताकि लोगों को यह पता ही ना चले कि नेताजी एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता लग गया कि नेताजी इंडिया पूरी आर्मी लेकर आ रहे हैं तो पूरा देश रिवोल्ट कर जाएगा। लेकिन जैसे ही खबर आई कि नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया, जैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी ने सरेंडर कर दिया, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अभी इंडियंस उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक और साइकोलॉजिकल अटैक इंडियंस के खिलाफ लॉन्च करने का सोचा। इन्होंने नेताजी के 3 कमांडर्स सहगल, दिल्लो और शाहनवाज, इनके ऊपर पब्लिक ट्रायल चलाने का डिसीजन लिया, यानी कि इन्हें पब्लिकली सजा दी जाएगी रेड फोर्ट में, जिससे कि लोगों को यह पता चले कि जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करता है उसका क्या हाल होता है। और इस ट्रायल का नाम दिया गया द रेड फोर्ट ट्रायल। और रेड फोर्ट ट्रायल के द्वारा ब्रिटिशर्स एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदुस्तानी नेताजी जैसे रिवोल्ट करने के बारे में ना सोचे। उन्होंने उन 3 कमांडर से यह कहा कि हम तुमको बेइज्जत करेंगे भरे बाजार में, ऐसा हाल करेंगे कि किसी हिंदुस्तानी में हिम्मत नहीं होगी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े होने की। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। और इस ट्रायल को पब्लिक करने की वजह से पूरे हिंदुस्तान को नेताजी और आईएनए के बारे में पता लग गया। और जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि नेताजी के ये 3 कमांडर्स जो कि भारत माता के लिए कुर्बान होने के लिए आए थे, इन्हें रेड फोर्ट में खड़ा करके सजा दी जाने वाली है, तो पूरा का पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और जैसा कि नेताजी ने सोचा था, दैट इज जो भी सारे ब्रिटिश फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, जैसे ही उन्हें यह पता लगेगा कि नेताजी उनके लिए पूरी आर्मी लेकर आ रहे हैं, तो जितने भी सारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं वो सारे रिवोल्ट कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जितने भी सारे सोल्जर्स थे, ब्रिटिश इंडियन नेवी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इन्होंने पूरी तरह से रिवोल्ट कर दिया। ब्रिटिश इंडियन नेवी ने हर शिप में नेताजी की फोटो लगाकर यह कह दिया कि अब हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे। पूरी की पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी सड़क पर आ गई नेताजी की फोटो लेकर, और उन्होंने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया। और जैसे ही ये बात लंदन पहुंची तो क्लेमेंट एटली को यह समझ आ गया कि अब भारत को कंट्रोल करना नामुमकिन है, क्योंकि भारत जितने बड़े देश को कंट्रोल करने के लिए जिस आर्मी की जरूरत पड़ रही थी, उसी आर्मी ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जैसा कि नेताजी ने सोचा था, जब सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स के सामने 25 लाख हिंदुस्तानी सोल्जर्स खड़े हो गए, तभी जाकर उन्हें हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा लगा। और जब यह खबर लंदन पहुंचती है तो वहां से ऑर्डर्स आते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हिंदुस्तान से निकलो। एंड तभी जाकर 1946 में कैबिनेट कमीशन आता है जो कि बोलता है कि पावर ट्रांसफर करो। एंड ऑन 2nd of September 1946 द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड। एंड ऑन 20th of February 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्स दैट ब्रिटिशर्स विल लीव इंडिया latest by June 1948. And that is how India got its independence on 15th of August 1947. ये है हमारी आजादी की असली कहानी। और तुम्हें पता है सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया के जो आखिरी वाइसरॉय थे, लॉर्ड माउंटबैटन, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के वीर योद्धाओं को इंडियन आर्मी में शामिल तक होने नहीं दिया। उन्हें ट्रेटर्स यानी देशद्रोही जैसे ट्रीट किया गया, यहां तक कि उनके फैमिलीज को आर्मी के पेंशन्स तक नहीं दिए गए। एंड इवन टुडे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एज द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ दिस कंट्री। एंड मुझे नहीं पता कि ये कोई प्लान्ड स्ट्रैटेजी है या कोइंसिडेंस है, लेकिन हमारे स्कूल में नेताजी के बारे में या आजाद हिंद फौज के बारे में या फिर रेड फोर्ट ट्रायल के बारे में कभी भी विस्तार में पढ़ाया नहीं जाता। और मेरा ये मानना है कि अगर हम खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम नेताजी और उनके वीर योद्धाओं के बारे में सारे हिंदुस्तान को बताएं और इतिहास में उन्हें अमर रखें। और अगर आपको भी ये लगता है कि नेताजी और उनके वीर योद्धाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो और अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को टैग करो, क्योंकि एज नेताजी सेज, an individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. And in this case, it is the idea of one of the greatest freedom fighters of India, whose name was Netaji Subhash Chandra Bose. Jai Hind.